नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में भी जमकर प्रदर्शन किया है। हाथों में राहुल गांधी की फोटो लिए हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और बीजेपी की सरकार को लोकतंत्र की हत्या करने वाली और तानाशाह सरकार बताया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। बाद में पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया। मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लखनऊ और राहुल गांधी जी के साथ जिस प्रकार से उनकी छत धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता रोडों पर है। आज जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी की अच्छी छत बनी थी, आज उसी के देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। प्रदेश की सरकार, देश की सरकार लोकतंत्र की आवाज पर दबाना चाहती है। राहुल गांधी लोकतंत्र की आवाज को बुलंद कर रहे थे, देश के गरीबों, मजलूमों और सरबराह समाज को अपनी आवाज बना करके सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। उनकी आवाज को दबाने के लिए कोर्ट का सहारा लेकर के सरकार ने उनकी सदस्यता खत्म की है। उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छिन जाने पर करारा हमला बोला है। उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने शासन प्रशासन की मदद से कई लोगों की सदस्यता ली है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता छीनने के मसले को उन्होंने इससे जोड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अब इरफान सोलंकी की भी सदस्यता लेना चाहती है। राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई का उदाहरण देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब कांग्रेस के बड़े नेता की सदस्यता का नंबर आ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सदस्यों की जांच हो तो उनकी भी सदस्यता चाहेगी। वहीं पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर भी अखिलेश ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब वहां उद्घाटन होना चाहिए, अब शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सब 2024 को लेकर आयोजन किए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले नोटिस तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि समय समय पे ट्रेनिंग दें और समय समय पे उनको जानकारी और जागरूक करें। पिछली बार आप आए थे एनकाउंटर की बात की थी, फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। अभी एक ऑडियो वायरल हुआ डॉक्टर का कि रिपोर्ट जब बनाएंगे तो पैसे देंगे आप 25,000। सर, नोएडा में ये ऑडियो वायरल हुआ था। कह सकता हूँ और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि करप्शन इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार का हर रिकॉर्ड टूटा है और ये फेक इनकाउंटर की खबर आना पहली बार नहीं हुई है। याद कीजिए, आगरा में एक बार पुलिस के लोग तय कर रहे थे कहां पर गोली मारने में कितना पैसा वसूला जाएगा, और इसी शहर में यहीं पर याद कीजिए सबसे पहला फेक इनकाउंटर एक हुआ था, सुमित गुर्जर का हुआ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल की सदस्यता खत्म होने का यह मामला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। षड्यंत्र के तहत राहुल को पहले फंसाया गया और फिर उसके बाद में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। साथ ही उन्होंने कहा कि हम गीदड़ बब्तियों से डरने वाले नहीं हैं, हम कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर अब लखनऊ में भी इसका विरोध देखा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि वे इससे डरने वाले नहीं हैं और अब वे कानूनी और राजनीतिक लड़ाई इस मामले को लेकर लड़ेंगे। और बाराबंकी जिले में पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। इस बार बाराबंकी पुलिस का फर्जी एनडीपीएस वाला खेल सामने आया है। जिले की पुलिस बुनकर का काम करने वाले एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को मार्फिन तस्करी के झूठे केस में जेल में
डालने की धमकी देकर उससे 4 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। पुलिस पर आरोप है कि उसने बुजुर्ग बुनकर को फर्जी एनडीपीएस की धारा में फंसाने की धमकी दी और उनसे 4 लाख रुपए ले गए। जेल जाने के डर से बुजुर्ग बुनकर ने किसी तरह रिश्तेदारों से चंदा लेकर 4 लाख रुपए इकट्ठा किया और पुलिस को देकर अपनी जान छुड़ाई। एक एप्लीकेशन आई जिसमें दिसंबर महीने की एक का उल्लेख किया गया है, लगभग 3 महीना पुरानी, जिसमें आया कि नहीं थाना 10 जो हमारा सफदरगंज है, इसके द्वारा किसी से पैसे लेने का आरोप लगा था। उसको जांच किया क्योंकि बहुत डिले आया एप्लीकेशंस और वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी हुई हैं कुछ हेड्स में। मुझे ये जरूर देखना है वहाँ पे कि अगर ये आरोप सही पाया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी रैंक का होगा उसके विरुद्ध तो सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी जांच दी गई है अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी को, उनकी रिपोर्ट आती है उस हिसाब से कार्रवाई की भी उन पर हावी है। मैंने अभी कहा है मंच से, जो लापरवाही करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो जनसेवा में कोई कहीं से कमी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो भ्रष्टाचार करेंगे उनके जेल भेजने का काम भी करेंगे। अगर कोई शिकायत पर्टिकुलर हो वो दे दीजिए, उसकी जांच करा लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त बाराबंकी को बनाने के लिए कोई कमी शेष नहीं छोड़ेंगे। थाना मेरा सफदरगंज है, तहसील मेरी जो है सिरौली गौसपुर है। मुझको जो है तो 12 तारीख को फ़ोन आया भाई के पास कि आपको जो है दरोगा जी जो है तो बुला रहे हैं, तो क्या कोई बात है? तो अब हम सब घर वाले मिलके पूछने लगे क्या कोई बात तो है नहीं, तो पूछ रहे हैं। तो एक मिलने भाई के पास कौन आया था, क्या नाम था? वो छोटे भाई हमसे। क्या नाम है? नहीं, वो तो हमारा लड़का भी था, वो घर ही में रहते हैं, सभी लोग थे साथ में। जब फोन आया तो सभी लोग थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, मजदूरों की जान से हो रहा खिलवाड़। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, हादसे में 8 मजदूर हुए गंभीर रूप से घायल, 3 मजदूरों की हालत चिंताजनक। फैक्ट्री प्रशासन की लापरवाही आई सामने, मजदूरों की जान से हो रहा खिलवाड़। ईरानी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है ये फैक्ट्री। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर देहात से ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ है और इस हैं ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ है। कानपुर देहात की ये खबर आपको बता रहा है, जिसमें 3 मजदूरों की हालत चिंताजनक है, जबकि कई मजदूर घायल हुए हैं और फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। ये तस्वीरें ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री की है जिसमें आग लगी है। लेकिन वहाँ पे तो ये कहना है कि खाना बनाते समय पे ये घटना हुई है। सो रहे थे, तो वहाँ पे तो एक एकांत जगह है, तो किस तरह से घटना हुई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई आपकी? अच्छा, इस घटना में कितने लोग घायल हैं? अब ये नहीं बता सकते हैं, तो आगे चले आए और 3 लोग खत्म हो गए, 7 लोग घायल हैं। तो अब इनको लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? और फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के चकलाला गांव में 3 घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों का कहना है कि 7 या 8 साल की बच्ची खाना बना रही थी, उसी दौरान ही आग लग गई। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि घर में 3 गैस सिलेंडर भरे हुए रखे थे, जिनमें लीक होने की वजह से आग लगी है और आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि एक पीड़ित मकान मालिक ने यह भी जानकारी दी कि करीब 3 लाख का नुकसान उसे हुआ है, जबकि अगर
तीनों घरों में नुकसान का आकलन किया जाए तो करीब 10 लाख रुपए आंका जा रहा है। इस बीच आग की चपेट में कुछ मवेशी भी आ गए जिनकी जलकर मौत हो गई। यही घर इनके आग लालचंद बलराम रामेश्वर, लालचंद बलराम हमारा भाई है। अच्छा तीन भाई के घर ये ना अलग अलग रहते, तीनों के घर में लग गई है। तीनों के घर में लग गई। 3 सिलेंडर रखे थे, इस वजह से गांव वाला कोई आग बुझाने नहीं जा पा रहा था फटने की वजह से, जिस कारण यहाँ आग इतना भयंकर पूरे घर को ले लिया चपेट में। अगर सिलेंडर न रखते तो शायद आग पहले बुझाई जा सकती है। जी जी जी। लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र में स्थित खुनखुंजे ज्वेलर्स के मालिक उत्कर्ष अग्रवाल से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। साथ ही जान से मारने की धमकी के संबंध में थाना चौक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें डीसीपी पश्चिम के आदेशों पर काम कर रही चौक पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले युवकों को 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। 2 युवकों की यहां पर गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का खुद को आदमी बताकर सर्राफा व्यापारी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगी गई थी। ये कुछ देख के वगैरह इस तरह का हरकत किया इन्होंने, और जो मोबाइल नंबर के बारे में पता किया तो कि इंटरनेट के माध्यम से जो उनकी नंबर प्राप्त किया और उनसे कॉल किया। क्या कैसे प्रभावित है ये दोनों लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं पहले से? अभी तक तो ऐसे कोई बात प्रकाश में नहीं आई है और गहराई से छानबीन चल रहा है, विवेचना चल रहा है। जो भी तक सामने आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। 2 लोग हैं, 2 लोगों ने मिलकर कॉल किया था। और बरेली से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 8 मार्च को हुई चोरी का किया गया खुलासा। एक रिवॉल्वर, 2 लाख नगद के बरामद, इसके साथ 3 लाख के जेवर भी जब्त यहां पर किए गए हैं। कारोबारी के बंद घर से चुराया गया था सभी सामान। बरेली के थाना प्रेमनगर का ये पूरा मामला है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर प्रेमनगर के चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुलासा किया है और एक रिवॉल्वर, 2 लाख की नकदी, 3 लाख के जेवर पुलिस ने जब्त किए हैं। कारोबारी के बंद घर से सभी सामान चुराया गया था और पुलिस ने कार्रवाई करते अब चोरों को पकड़ा है और उनके पास से ये सामान बरामद किया गया है। 8 मार्च को वारदात को अंजाम दिया गया था। रिवॉल्वर, नकदी समेत लाखों के जेवरात भी यहां पर पुलिस ने बरामद किए। तस्वीरें देख सकते हैं, वही चोर है जिनको पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता जो है बरेली पुलिस को लगी है। 8 मार्च 2023 को एक चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वादी हैं ब्रजेश कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश चंद्र गुप्ता, ये थाना प्रेमनगर के निवासी हैं। इनके घर में चोरी हुई थी। आज उस चोरी का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम अमन और आर्यन है, ये दोनों सुभाष नगर करगियाना के निवासी हैं। इनका कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं है और इनके पास से जो बरामदगी है एक लाइसेंसी रिवॉल्वर 32 बोर की, 14 जिंदा कारतूस, 30 कारतूस के खोखे। तो वहीं हमीरपुर में खनिज विभाग ने अवैध परिवहन पर नकेल कसने का पूरा इंतजाम कर लिया है। विभाग ने हमीरपुर की एंट्री पॉइंट पर एक गेट बनाया है जो अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर लगाम लगाएगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस चेक गेट का कंट्रोल खनिज विभाग कार्यालय से होगा। साथ ही आपको बता दें कि गेट की खासियत बताई जा रही है कि गाड़ी नंबर से उसकी रॉयल्टी खुद ब खुद करेगा और गलत होने पर चालान सीधा गाड़ी मालिक के मोबाइल पर पहुंचाया जाएगा। गेट पर सीसीटीवी और सेंसर भी लगवाए गए हैं जो हर आने जाने वाले वाहन पर नजर रखेंगे। खनिज अधिकारी सुभाष सिंह ने बताया कि इस गेट का कंट्रोल रूम खनिज कार्यालय में बनाया गया है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक गेट है जो गाड़ी नंबर और
माइन गेट के जरिए ये पता लगाएगा कि गाड़ी ओवरलोड है या बिना लॉयल्टी की है और खुद ही गाड़ी का चालान करते हुए गाड़ी मालिक के पास मैसेज भेज देगा। ये लक्ष्मी तिरा है और यमुना ब्रिज के बीच में एक चेक गेट, ऑटोमेटिक चेक गेट स्थापित किया गया है और यहाँ मिनी कमांड सेंटर उसका बनाया गया। उसी का आज उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है। इस चेक गेट के द्वारा जो भी उपखनिजों से लोडेड गाड़ियां निकलेगी विदाउट पेपर या ओवरलोडेड, इसका ऑटोमेटिक चालान किया जाएगा। और हमीरपुर जिले के औडेरा गांव में तालाब में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। अज्ञात शव सूचना मिलने की पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तालाब में मिले अधेड़ के शव की अभी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आज दिनांक 24/3/23 को कोतवाली घाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम औडेरा के ग्राम प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि गांव के बाहर तालाब में एक अज्ञात युवक की लाश तैर रही है, जिस पर थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। प्रधान जी, ये जो क्या घटना घटी है? तालाब में लाश पड़ी थी, अधेड़ की लाश है और ये जानकारी हो रही कहाँ की लाश है ये। हमने इसकी थाने में सूचना दी है, तो वहाँ से पुलिस आई है। लखनऊ में डीएम आवास के सामने बिजली कर्मियों के उत्पीड़न के विरोध में भारी संख्या में विद्युत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। लगातार बिजली कर्मी अपनी मांगों को लेकर डीएम आवास के सामने एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद मांगे पूरी न होने पर अगले आंदोलन की भी बड़ी घोषणा यहां पर कर सकते हैं। बैठक में कर्मचारी संगठनों का संयुक्त मंच बनाया गया है। लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में बिजली कर्मियों के निष्कासन, निलंबन, एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि 3 दिसंबर को वे समझौते को तत्काल लागू किए जाने की मांग है और 28 मार्च को प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी धरना देंगे। लखनऊ की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बिजली कर्मचारियों ने धरना दिया हुआ है, मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन होगा। तमाम मांगे हैं जिनको लेकर डीएम आवास के सामने यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बिजली कर्मी है जो प्रदर्शन पर जुटे हैं। इन्होंने सीधे चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आंदोलन करने पर भी मजबूर होंगे। लखनऊ में जिलाधिकारी ने पत्रकार वार्ता की। जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मीडिया और इंटरनेट के दौर में तमाम तरह की सामग्री उपलब्ध है। बच्चों के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह हमें सोचना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कौन सी चीज उनके समक्ष परोसनी है जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। साथ ही उन पर इस प्रकार की सामग्री का कोई गलत असर ना पड़े। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को ध्यान में रखकर बाल फिल्मोत्सव का आयोजन किए जाने पर उन्होंने पूरी टीम को बधाई भी दी और सराहना करते हुए इसे एक अच्छा कदम बताया। एक प्रश्न के उत्तर में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने अभिभावकों को भी जागरूक करते हुए बच्चों के व्यवहार के दौरान पूरी सतर्कता बरतने और बच्चा क्या देख रहा है और उसे क्या देखना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। इस दौरान ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, अच्छी फिल्में नहीं देख पाते, उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ये बताया गया कि जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि आज के समय में सोशल साइट पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उपलब्ध है। ऐसे में बच्चों को क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये परिवार के ऊपर है कि उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं, ताकि उनका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर अच्छा विकास हो सके, वो सही और गलत में फर्क कर सकें। ये परिवार की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के सामने क्या परोसे, क्या नहीं परोसे। इसको लेकर जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी अभिभावकों को ये जानकारी दी है। साथ ही अपील भी की है कि जैसे जैसे
समय एडवांस होता जा रहा है, वैसे वैसे सोशल साइट पर अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें अवेलेबल होने लगी है और जिस तरह से अब बच्चों पर उनका ज़्यादा असर होता है, ऐसे में परिवार जनों को ये जरूरी हो गया है कि अपने बच्चों के लिए क्या सही और क्या गलत है वो समझे और उनको वही चीज़ मुहैया कराएं जिनसे उनका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक स्तर सही से विकास कर सके। निर्देशन और निर्माण होना चाहिए। उसके लिए सरकार की ओर से भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं, तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और एज एप्रोप्रिएट कंटेंट हर स्टेज के, हर उम्र के बच्चों के लिए बनाना चाहिए, जिससे कि वो जो अनरेगुलेटेड इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट है उसकी बजाय टीवी आर्टिस्ट हरीश भीमानी, TV voice over artist and anchor, and Nishi Gandharwad, film and TV artist and author, Dev Joshi जो बलवीर बने TV आर्टिस्ट, अनायता भूषण TV आर्टिस्ट, सनी राज कपूर बॉलीवुड कार्टून डायरेक्टर, विवेक प्रकाश बॉलीवुड सिंगर, हिमानी शिवपुरी बॉलीवुड एक्ट्रेस। और अब खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 39 सरकारी अस्पताल में राज्य मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी ब्रजेश सिंह पहुंचे। ब्रजेश सिंह ने दोनों अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने मरीजों से बातचीत की। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टर स्टाफ को सम्मानित किया और विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी से ग्रसित मरीजों को पोषण आहार वितरित किए। टीबी से ग्रसित मरीजों से गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी ब्रजेश सिंह ने बातचीत की और कहा कि हर समस्या अब समाधान होगा। अस्पताल पहुंची एक महिला को दवाई नहीं मिलने पर राज्य मंत्री ने कहा कि वे सीएमओ से इस बात की जानकारी लेंगे। और ये हमारा जो नई बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग में अभी कुछ दिनों के बाद हम पूरा वहाँ का सेटअप यहाँ शिफ्ट कर देंगे। मैं आज चूंकि दूसरी बार यहाँ प्रभारी मंत्री के नाते कल प्रेस वार्ता है, सरकार को दोबारा हमारी जो सरकार बनी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उसकी प्रेस वार्ता मुझे करनी है। तो 24 घंटे का मेरा कल शाम तक का इसी जिले में प्रवास रहेगा। विभिन्न जगह का दौरा करूंगा। उसी क्रम में आज मैंने अस्पताल का निरीक्षण किया है। वह अस्पताल जितने हैं वहाँ पे मैंने मरीजों से बात की है। वहाँ और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई गई। अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई गई। उपस्थित कर्मचारियों से एक एक कर ड्रिल कराई गई। सभी को ड्रिल कमांडर सीखने के निर्देश भी बताए गए। ड्रिल देखकर उसे और बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रतिसार निरीक्षण लाइन को निर्देशित किया गया और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। यूपी 112 के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया। कमियों को दूर करने के लिए प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया। तैनात कर्मियों की कार्य कुशलता और दक्षता की भी जांच की गई है और इस दौरान कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।